होतारो एक एवरेज हाई स्कूलर है जिसने अभी अभी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। उसकी नजर में ये दुनिया इतनी आसान और सिंपल नहीं है। वो अपने विस्मोटो के साथ जीता है, जिसके अंदर उसे जिस किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है वो उसे नहीं करता। वो जिस किसी भी चीज को करने की जरूरत है वो उसे इस तरह से करता है जिसमें उसकी कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। वो जापान के अंदर अपनी एक फैमिली के साथ रहता है, पर ज्यादातर समय उसे अकेले रहना ही पसंद है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लाइफ जीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो स्कूल के पूरे साल अकेले ही बिताएगा और कोई भी ऐसा एनर्जी भरा हुआ काम नहीं करेगा जो कि उसे लास्ट में कोई भी रिजल्ट ना दे। स्कूल के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे हाई एनर्जेटिक भरे हुए स्टूडेंट मिलते हैं क्योंकि सभी नए आए हुए स्टूडेंट को अपने क्लब के अंदर इनवाइट करने के लिए खड़े हुए। लेकिन होतारू उन सभी लोगों को इग्नोर करके अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। क्लास में जाते ही होतारू अपने इकलौते फ्रेंड सातोशी से मिलता है और सातोशी उसके मोटो के बारे में भी जानता है कि कैसे वो जितना चाहे उतनी खुद की एनर्जी को बचाकर चीजों को जल्दी निपटाने की ट्राई करता है। आगे सातोशी होतारू को स्कूल के अंदर बहुत सी चल रही चीजों के बारे में बताता है, लेकिन होतारू इनमें अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो सातोशी उससे पूछता है कि वो आखिर स्कूल में आया ही क्यों है, जबकि स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर चला जाता है। तो इसीलिए होतारो उसे एक लेटर दिखाता है जिसे कि सातोशी उसे देखकर खोलता है और वो लेटर होतारो की बहन ने लिखा था जो कि किसी काम की वजह से इंडिया में गई हुई है। और इस लेटर के अंदर वो होतारो को क्लास के लिटरेसी क्लब में जॉय होने के लिए कहती है क्योंकि इसी क्लब के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट जॉय नहीं होते। उसने आगे लिखा था कि इस क्लब के अंदर हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होते जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्लब बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन यह नहीं चाहती क्योंकि वो इस क्लब से अपना एक कनेक्शन रखती है, तो इसीलिए उसकी बहन होतारो को वो क्लब जॉय करके उसे बचाने के लिए कहती है। अब होतारो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है तो इसीलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाता। और लेटर में आगे लिखा था कि अगर वो उस क्लब को जॉय भी कर ले तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली क्योंकि उस क्लब के अंदर जैसे कि कोई जॉय नहीं होता तो वो हाई स्कूल के पूरे साल अकेले ही उस क्लब में रहेगा। ये सुनकर होतारा खुश होता है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी से भी बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो आगे वो वहाँ पर साधुई से बाय कहकर क्लब रूम चाबी ले लेता है और फिर वह अपने स्कूल के क्लब की ओर जाने लगता है। और वह वहां पर नोटिस करता है कि उस क्लब की ओर ज्यादातर लोग नहीं जाते और ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश होता है। फिर आगे वह अपने सामने के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। तभी वहां पर एक उसे खूबसूरत लड़की मिलती है और वो लड़की होतारू को देखते ही अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम एरू है। एरू उसे कहती है कि वो होतारू को पहले से ही जानती है क्योंकि वो दोनों ओरिएंटेशन में एक ही साथ थे। ये सुनते ही होतारू एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने वहाँ पर तो एरू को नोटिस ही नहीं किया था। एरू उसे कहती है कि उसने इस क्लब को अपने पर्सनल मैटर की वजह से जॉय किया है और वो होतारू से पूछती है कि क्या उसने भी इस क्लब को जॉय किया है। तो होतारू उसे मना कर देता है क्योंकि अब इस क्लब के अंदर एक मेंबर है तो इसीलिए उसे इस क्लब को बचाने के लिए जॉय करना नहीं पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए एरू से कहता है कि वो यहाँ से जाने से पहले रूम को लॉक करके जाए। तो एरू उसे कहती है कि वो इस क्लब रूम को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उस क्लब की चाबी नहीं है। जिसे सुनकर होतारू उसे कंफ्यूज होकर देखता है और वह अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर पूछता है कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी तो भला उसने अपने आप को क्लब रूम के अंदर लॉक कैसे कर लिया। इसे सुनते ही एरू शक होकर कहती है क्या दरवाजा बाहर से लॉक था। तो होतार समझ जाता है कि उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो कमरे में बंद हो चुकी है। लेकिन एर तो अपनी इस मिनिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर वो दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास उसकी चाबी ही नहीं थी। और इसी दौरान वहाँ पर सातोशी आता है और तुरंत ही वह भी इस मिस्ट्री के अंदर घुस जाता है। लेकिन होतारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एरू होतारू का हाथ पकड़कर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहती है और ये देखकर होतारू एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया। फिर आगे होतारू एरू से पूछता है कि क्या उसने अपने आसपास कोई अजीब सी चीज को नोटिस की थी। तो एरू उसे कहती है कि हाँ उसने एक आवाज तो सुनी थी। तो ये सुनकर होतारू वहां पर ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे एक साउंड की आवाज आती है। तो इसीलिए वो सभी लोग वहां पर जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि वो आवाज तो स्कूल के एक जनरेटर की है जो कि अपना काम करने के बाद सभी स्कूल के दरवाजों को बंद कर रहा था। तो ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार उसी ने उस क्लब रूम को लॉक किया होगा क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि एरू उस कमरे में है और वो रूम कुछ ज्यादा ही शांत है। इसे सुनकर एरू खुश होती है क्योंकि उसने अपनी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। एरा के सभी लोग इस जगह पर आते हैं जहां पर एरू इन दोनों से अपने क्लब में जॉय होने के लिए कहती है और वहां पर सातों से उसकी बात को सुनकर बहुत सारे क्लब में जॉय होने के बावजूद भी इसी क्लब में जॉय होने के लिए मान जाता है। लेकिन होतार वहां पर कहने वाला था कि वो इस क्लब को जॉय नहीं करेगा, पर तभी एरू उसका हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो उसे देखकर होतारू अपनी बात से फिसल जाता है और उसकी क्लब वाली एप्लीकेशन को एरू के हाथ में थमा लेता है। और इसी तरह से अब होतारू इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। अब अगले दिन होतारू अपने स्कूल के अंदर होता है जहां पर कि उसे एक ऐसे लिखने को दिया गया है क्योंकि आज वो अपना होमवर्क ही करना भूल गया था, जिसे देखकर सातोशी उस पर हंसने लगता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया था।
तो होतारू उसे देखकर कहता है कि वो बस अपनी नोटबुक को लाना भूल गया था। पर आगे सास से उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सुनाने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि सुबह सुबह क्लासरूम के अंदर एक लड़की आ रही थी और उस दिन काफी बारिश भी हो रही थी। लेकिन वो लड़की जैसे ही ऊपर जाती है वो एक बहुत ही प्यारी पियानो की आवाज को सुनती है जो कि वहाँ के म्यूजिक रूम से आ रही थी। पर वहाँ पर काफी अंधेरा था और जैसे ही वो लड़की म्यूजिक क्लास के पास जाती है वो एकदम ही डर जाती है क्योंकि पियानो के पास तो कोई बैठा ही नहीं था, लेकिन म्यूजिक अभी भी चले जा रहा है, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और तभी वो म्यूजिक खत्म होने को आता है। जैसे ही वो म्यूजिक खत्म होता है वहाँ पर एक अजीब सा आवाज आता है और वो वहाँ के फ्लो से एक बोली निकलती है जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर वो वहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। पर वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ लगाकर वहाँ से निकल आती है और यह कहानी सुनाकर सातोशी होतारू की ओर देखता है। लेकिन होतारू उस बात को ना सुनकर अपना एस लिख रहा था और वो उसे पूछता है क्या ये कहानी स्कूल के अंदर फेमस हो चुकी है। तो सातोशी उसे कहता है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसे सुनकर होतारू को फील होता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एरू आकर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहने वाली है। तो इसीलिए वो सात्वी को एक मिस्ट्री क्लब के बारे में एक पेपर के टुकड़े पर लिखने के लिए कहता है और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एरू भी आ जाती है और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुमने उस म्यूजिक वाली मिस्ट्री के बारे में सुना है। लेकिन होतारू उसे कहता है कि सातोशी उसे एक बहुत ही फेमस मिस्ट्री के बारे में सुनाने वाला है और उसे सुनकर एरू भी उसकी बातों में आ जाती है। तो आगे सातोशी उसे एक सिगरेट क्लब की कहानी बताता है जिसका नाम है स्पाइरल क्लब। इस क्लब के बारे में स्कूल के बहुत से कम लोगों को पता है और ऐसा कहा जाता है कि वो क्लब हर साल अपने बारे में स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर अपना एक पोस्टर लगाता है, लेकिन स्कूल के कुछ ही लोग उसे ढूंढ पाते हैं। तो ये सुनकर रेडो एक्साइटेड होकर इस क्लब को ढूंढने के लिए कहती है। तो होतारू भी अपने ऐसे खत्म कर उनसे कहता है कि वह भी इसमें उनकी मदद करेगा। तो फिर आगे ही सभी लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड को देखते हैं पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन सभी लोगों को डाउट नोट के नोटिस बोर्ड को देखने के लिए कहता है। तो ये सभी लोग देखते हैं कि वो नोटिस बोर्ड तो पूरी तरह से पोस्टर से भरा हुआ है, क्योंकि स्कूल के सभी क्लब मेंबर्स अपने बारे में बताकर स्कूल के सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग उस नोट को वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन्हें एक पोस्टर के नीचे दिखाता है जहाँ पर कि एक छोटा सा स्पाइरल क्लब के बारे में एक नोट मिलता है। पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके एरू कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि इसके बारे में अभी भी कोई गलत बातें हैं। लेकिन अब सभी लोग लेट हो रहे थे तो वो अपने अपने घर निकल जाते हैं। सातोशी और होतारू एक साथ घर जा रहे थे तो सातोशी होतारू से पूछता है कि आखिर उसने एक झूठ बूट की कहानी बनाकर एक पोस्टर को नोटिस बोर्ड को लगाकर उसे एक मिस्ट्री की तरह क्यों दिखाया। तो होतारू उसे कहता है वो बस उस म्यूजिक क्लास के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो रूम उनके रूम से काफी दूर है। जिसे सुनकर सातो से उसे हंसते हुए कहता है तो क्या तुम्हें उस म्यूजिक क्लास रूम की मिस्ट्री के बारे में पता है। तो होतारू उसे कहता है कि म्यूजिक रूम के अंदर कोई एक पसंद सोता रहता है जिसने की अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक के नाम कर दी है। उन लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो म्यूजिक रूम में ही सोते हैं ताकि वो अपने टाइम को इसके अलावा किसी और में वेस्ट न कर सके। तो इसीलिए वो लड़की उस खिड़की को बंद कर उसी रूम में सो गई और उसने एक सीढ़ी को एक अलार्म की तरह लगा दिया ताकि उसके खत्म होने के बाद वो वहां से उठ सके। तो इसीलिए वो उस लड़की को दरवाजा खोलने के बावजूद भी ना दिख सके और उसने जब उस लड़की को अचानक से देखा जो कि लाल आंखों के साथ थी, जो कि कम सोने की वजह से हुई थी, और इसी चीज को देखकर वो लड़की डरकर वहां से भाग गई। तो साधुई उसे कहता है कि उसकी एनर्जी बचाने वाली टेक्निक एरू के सामने काम नहीं आने वाली क्योंकि वही एक अकेली है जो उसे काम में लगवा सकती है। फिर आगे इसी तरह से ये दोनों अलग होकर अपने घर निकल जाते हैं और इसी तरह से इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो जाता है और होतारू को उस क्लब की आदत लग चुकी है। ज्यादातर वो इसकी कोई भी शिकायत नहीं करती क्योंकि अपनी क्लास खत्म होने के बाद वो वहां जाकर अपनी किताब को आराम से पढ़ सकता है और उसे तब अच्छा लगता है जब एरू उससे कोई भी बात नहीं करती, वो बस अपनी किताब को पढ़ती रहती है। तो उसने एक क्यूट आदत भी बना ली है जहाँ पर जाते ही वो उसे कुकीज खाने के लिए देती है। पर एक दिन होतारू चाय पीते हुए अपनी उस किताब को पढ़ रहा था, तभी एरू उसके पास आकर कहती है कि उन्हें इस क्लब में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। होतारू उसे कहता है बैठ जाओ, अपनी एनर्जी को इसे काम में वेस्ट मत करो। लेकिन एरू कंप्लेन करती है कि वो लोग इस क्लब में कोई भी फन नहीं करते। तो होतारू कहता है यह एक लिटरेसी क्लब है, ना कि कोई फन क्लब जिसमें कि वो कोई फनी वाली एक्टिविटी कर सके। तो एरू कहती है हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल के अंदर अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन होतारू उसे कहता है कि उसे स्कूल के फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एरू उसे कहती है कि वो ये बात नहीं सुनना चाहती कि वो लोग इस फेस्टिवल में कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए होतारू उसे दूसरे क्लब की तरह दुकान खोलने के लिए कहता है। तो एरू उसे मना करते हुए कहती है कि लिटरेचर क्लब की तरह ही उन्हें भी हर साल अपने मेंबर के लिए कोई एंथोलॉजी बनानी चाहिए। तो होतारू उसे मना करते हुए कहता है कि उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि उनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो उन्हें किसी आसान काम को चुनना चाहिए और वहाँ पर एरी जिद करने लगती है और उसे वो पूछती है क्या आसान है उसकी, हर दिन जीत को सुनते रहना या फिर एंथोलॉजी बनाना। तो होतारू का आखिरकार इसके लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि वो अब इसके लिए मना नहीं कर सकता था। फिर आगे होतारू एरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर एंथोलॉजी कैसे
बनाई जाती है तो एरू कहती है नहीं मैं नहीं जानती। तो होतारू कहता है अगर उसे पता ही नहीं है कि एंथोलॉजी आखिर कैसे बनाई जाती है तो वो लोग उसे कैसे बनाएंगे। तो एरू उसे कहती है कि बस हमें पहले वाली एंथोलॉजी को ढूंढना है जिसे देखकर हम उसमें से कुछ आइडियाज ले सके। कि इसे देखकर होतारू नाराज हो जाता है क्योंकि एरू उसे बहुत ज्यादा काम करवा रही थी, लेकिन वो एरू से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि एरू तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और आगे ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसकी वजह से होतारू की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी थी, पर एरू उसे कहती है कि उनकी खोज अभी भी पूरी नहीं हुई और वो उसे पकड़कर लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ मिल सकता है। पर वहां जाते ही वो दोनों एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम माया का इबारा है और वो वहां पर होतारू को देखते ही कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जबकि यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई चीज भी नहीं है। जिसे सुनकर होतारू भी उसे कहता है क्या तुम्हें पढ़ाई करनी भी आती है क्योंकि तुम यहाँ पर बैठी हो। जिसे सुनते ही इबारा थोड़ा गुस्सा हो जाती है, पर तभी वहां पर सातोशी आ जाता है जिसे देखकर इबारा का मूड बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। जिसे देखकर एरू होतारू से इन दोनों के बारे में पूछती है। होतारू उसे कहता है कि इबारा मिडिल स्कूल से ही सातोशी को लाइक करती थी। आगे सातोशी इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होतारू कहता है एरू ने ही यहाँ पर उसे जोर जबरदस्ती लाया है। जिसे सुनकर सातोशी जोर जोर से हंसते हुए इबारा और एरू दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन वहाँ पर एरू डायरेक्ट ही पॉइंट पर आते हुए कहती है क्या उन लोगों ने किसी लिटरेसी क्लब की एंथोलॉजी को देखी है। तो इबारा होतारू को देखकर कहती है क्या सच में इसके जैसा लूजर बॉय किसी क्लब में जॉय हुआ है। तो होतारू से चुप होने के लिए कहता है और इबारा एरू से कहती है कि उसने कभी भी इस तरह की चीजें लाइब्रेरी में नहीं देखी, पर शायद वो कहीं पड़ी हुई हो। इसे सुनकर एरू उसे कहती है कि क्या वो पड़ी हुई चीजों को देख सकती है। तो इबारा उसे कहती है इसके लिए तो हमें पहले लाइब्रेरियन की परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनते ही होतारू अपने सब्र को खोकर वहां से निकल रहा था, पर तभी एरू उसे पकड़ के कहती है उसने अब कसम खा ली है कि वो उसे काम करवा कर ही छोड़ेगी। और वो आगे कहती है कि वो यहाँ पर लाइब्रेरियन के आने तक वेट करेंगे। इसे कि ये दोनों लड़ने लगते हैं तो ये देखकर सातो से इबारा से वह अपनी एक मिस्ट्री कहने के लिए कहता है जो उसने उसे पहले कही थी। इसे देखकर होतारू सोचने लगता है कि वो अब यहाँ से नहीं निकल सकता। और फिर आगे इबारा अपनी कहानी को कहती है। एक किताब है जिसे लाइब्रेरी में से लंच के बाद कोई ले जाता है और स्कूल खत्म होने से पहले उसे लौटा भी जाता है। ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो उन सभी किताब को एक हफ्ते तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो भी इस किताब को ले जाता है वो शाम तक उसे वापस लौटा देता है। तो इसीलिए एरी उस किताब को दिखाने के लिए पूछती है और इबारा उन्हें वो किताब दिखाती है और उस किताब का कवर काफी अच्छा और यह किताब उनके स्कूल की हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन ओतारो उन सभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस अपनी किताब को ही पढ़े जा रहा था। उसे तो बस जल्दी से एंथोलॉजी को ढूंढकर अपने घर जाना है, पर एरू उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मजबूर कर देती है। तो होतारू कहता है शायद यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई शायद इसे अपने फ्री टाइम में पढ़ना चाहता है। तो इबारो उन्हें दिखाती है कि इस किताब को कोई एक पसंद नहीं बल्कि हर बार अलग अलग स्टूडेंट ले जाते हैं और इसीलिए ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर बार वो सभी लोग किताब को ले जाकर स्कूल खत्म होने से पहले लौटा जाते हैं। जिसे सुनकर होतारू भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वो ऐसी कोई भी चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एरू उसे ये सॉल्व करने के लिए जिद करने लगती है तो होतारू उसे चुप होने के लिए कहता है क्योंकि वो सभी लोग एक लाइब्रेरी के अंदर है। इसे उसे लगता था कि एरू चुप रह जाएगी, लेकिन एरू तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए होतारू से जिद करने लगती है। जिसे देखकर होतारू अपने मन में सोचता है कि एरू को मनाने से अच्छा तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी एनर्जी को बचा सकता है। और वो अपना दिमाग लगाकर कहता है कि इस किताब को कोई भी पढ़ने के लिए नहीं ले जाता क्योंकि इतनी बड़ी किताब को कोई एक ही टाइम पर नहीं पूरा कर सकता। और वो उन सभी लोगों से पूछता है कि इस किताब को हम दूसरी किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इबारा कहती है कि शायद वो सभी लोग इसे पिलो की तरह यूज करते हो और सातों से कहता है शायद इसे वो किसी सील की तरह इस्तेमाल करते होंगे। और लास्ट में एरू कहती है कोई बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह इसे यूज करता होगा। और उनके ये सारे जवाब को सुनकर होतार परेशान होकर खुद ही सोचने लग जाता है कि आखिर इस बुक को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कुछ क्लू को एक साथ जोड़ते हुए कहता है कि इस किताब को ले जाने वाली सभी लड़कियां सभी की सभी क्लास 2 से है और उसे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसे देखकर इबारा उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी एरू को उसकी तरफ से अजीब सी स्मेल आती है तो उसे वह सुनने लगती है, लेकिन इबारा को खुद से कोई भी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन एरू कहती है कि यह स्मेल किसी पेन जैसी है। जिसे सुनकर होतारू को एक आइडिया आता है और वो उन्हें किसी जगह पर जाने के लिए कहता है, पर तभी एरू उसे भी वहां पर ले जाने के लिए जिद करने लगती है। होतारू को एरू के साथ लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना था तो वो इसके लिए चुपचाप मान जाता है। फिर आगे होतारू सभी लोगों को आर्ट क्लास की ओर ले जाकर कहता है फ्री टाइम पर एक ही क्लास खुला होता है जो कि आर्ट क्लास है। यहाँ पर की डिफरेंट सेक्शंस की लड़कियां एक साथ आती है और यही एक जगह है जहाँ पर वो सभी लड़कियां इस किताब को ले जा सकती है। लेकिन ये दोनों अभी भी कंफ्यूज है कि वो लोग इसे भला यहाँ पर क्यों ले जाएंगे। तो होतारू कहता है ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वो लोग वहाँ जाते ही हैरान हो जाते हैं और अपने सामने देखते हैं कि सामने की पेंटिंग में तो हर एक लड़की उसी किताब के साथ पेंट है। वो लड़कियां इस किताब को इसलिए ले जाती थी क्योंकि उसका कवर काफी खूबसूरत है। इसकी वजह से वो सभी लोग इसे पेंटिंग की तरह ही यूज करती थी और यह किताब का वेट काफी ज्यादा भारी था तो इसे कोई भी घर ले जाना नहीं चाहता था और इसीलिए वो किताब को ले जाकर शाम तक वापस लौटा देते। और यह सुनते ही इबारा और एरू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये सभी लोग लाइब्रेरी में वापस आते हैं तो होतारू इन सभी बातों के बारे में सोचता है कि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था कि स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स और मेमोरीज को बनाना। वो ये सब करने के लिए नहीं आया,
वो तो बस यहाँ पर कम से कम काम करके निकल जाएगा। लेकिन तभी एरू उसे पकड़ के कहती है कि वो लोग थोड़ा लाइब्रेरी के अंदर वेट करेंगे क्योंकि एंथोलॉजी उन्हें चाहिए ही चाहिए। और फाइनली वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है तो साथों से एरू को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे वो एंथोलॉजी के बारे में पूछता है। वो लाइब्रेरियन कहती है वो एंथोलॉजी तो यहाँ पर नहीं है, शायद वो किसी दूसरे रूम में हो सकती है, जिसे सुनकर एरू थोड़ी सी सैड होती है। तातोसी उसे कहता है वो लोग उसे जल्दी ढूंढ ही लेंगे। फिर यह सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हरू होतारू को कॉल लगाकर कहती है उसे कुछ उससे जरूरी बातें करनी है और वह इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकती, जिसे सुनकर होतारू उसे मना करने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो उसे मना नहीं कर पाता। इसीलिए वो शाम के वक्त एक कैफे के अंदर कॉफी पीते हुए वहाँ पर एरू का इंतजार कर रहा था। फिर वो वहाँ पर लेट है। थोड़ी देर के बाद एरू वहाँ पर आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। तो होतारू आगे उसे पूछता है कि वो आखिर उससे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन उस बात को कहने के लिए एरू थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसे परेशान होकर होतारू उठ खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एरू उसे कहती है कि वो थोड़ी सी नर्वस है। होतारू उसे पूछता है कि वह भला आखिर किस बात पर नर्वस है, तो एरू होतारू की ओर देखकर कहती है वो उसे कुछ कन्फेस करना चाहती है, जिसे सुनते ही होतारू शौक होकर वहीं पर बैठ जाता है और उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि होतारू को लगता था कि वो उसे कहने वाली है कि वो उसे प्यार करती है। और तभी एरू की बेकार की बातों को छोड़कर कहती है उसे अपनी एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद चाहिए। और वो उसे मिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है उसका एक अंकल था जो कि 45 साल पहले अपने एक स्कूल में पढ़ता था और वो उसी टाइम पर लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट भी था और 7 साल पहले वो किसी काम की वजह से इंडिया में गया था, लेकिन उसके बाद से उसके अंकल का कोई भी पता नहीं चल रहा। फिर वो आगे कहती है बचपन में वो और उसके अंकल साथ में ही टाइम बिताते थे। फिरू को थोड़ा बहुत याद है कि वो अपने अंकल के साथ बचपन में अपने पार्क में खेला कर, लेकिन ये सब तो ठीक चल रहा था। लेकिन उसने अपने अंकल से एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब उसके अंकल ने इस तरह से दिया जिसे सुनकर वो डर के रोने लगी थी। और यह आंसर देने के बाद उसका अंकल भी सेध हो गया था और एरू को वहाँ पर रोते हुए देखकर भी उसके अंकल ने उसे शांत नहीं करवाया, जिसके बाद उसकी मॉम उसे वहाँ से ले गई और वो सो गई थी। और इसके बाद उसने इसे दोबारा कभी भी याद नहीं किया। वो इस बात को कुछ दिनों के बाद भूल गई, तो इसीलिए वो इस बात को दोबारा से याद करने के लिए उसकी मदद मांगती है। लेकिन होतारू उसे पहले ही मना कर देता है क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि वो उसके बचपन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर उसे यह बात याद आ गई तो ऐसा हो सकता है कि उसको उसकी लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। तो इसीलिए वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और होतारू उसे ये खुद से याद करने के लिए कहता है या फिर वो इसमें किसी और की मदद ले ले। तो एरू कहती कि उसने ये सब ट्राई कर लिया पर फिर भी वो इसके बारे में पता नहीं लगा पाई और उसने स्कूल में भी अपने अंकल के बारे में स्टाफ से पूछा पर वहाँ पर कोई भी इतना पुराना नहीं है जिसे इस हादसे के बारे में पता हो। और वो ये भी चाहती है कि कोई भी इंसान उसके पास्ट के बारे में ना जाने, इसीलिए उसने होतारू से मदद मांगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंकल की तरह ही है। होतारू कहता है कि तुम्हारे पास स्कूल के 3 साल है तो तुम इसे आराम से याद कर सकती हो। तो एरू उसे कहती है कि वो इस बात को उसके अंकल के फ्यूनरल से पहले याद करना चाहती है क्योंकि उसके अंकल की कोई भी खबर नहीं मिल रही है, तो इसीलिए सभी लोग उन्हें मरा हुआ घोषित करके बहुत ही जल्द उनका फ्यूनरल करने वाले हैं। तो इसीलिए वो इन बातों को याद करना चाहती है ताकि वो अपने अंकल को अच्छे से गुड बाय कह सके। और यह बात कहकर एरू होतारू को देखे जा रही थी, तो होतारू उसे कहता है ठीक है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर इस बात से एरू को कुछ हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और यह सुनकर एरू उसे थैंक्स कहती है और इसी तरह से उनके कुछ ही दिनों में मिड एग्जाम भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सारी क्लब एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सके। तो इसी वजह से होतारू उसे नहीं मिल पा रहा था, वो तो बस साधतों से ही मिलता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में है और इन दोनों में होतारू बस स्कूल जाता है और घर आकर अपनी पढ़ाई करता है और इसी तरह से उनके फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और होतारू तो अपने घर आकर वहाँ पर आराम करने लग जाता है। पर तभी अपने डेस्क के अंदर उसकी बहन ने दिया हुआ लेटर का ख्याल आता है, तो इसीलिए वो उसे खोल कर देखता है। इसमें लिखा था कि उसकी बहन अभी किसी शहर के अंदर नहीं बल्कि जापान के किसी एमएससी कॉलेज में है क्योंकि उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। और आगे उसने उसे पूछा था कि क्या उसने उस क्लब को जॉय कर लिया है और क्या उस क्लब के अंदर और भी मेंबर जॉय हुए हैं। और उसने ये भी लिखा था कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें मिलकर एंथोलॉजी बनानी चाहिए क्योंकि जब से वो क्लब बना है तब से लेकर यह एक ट्रेडिशनल की तरह हो चुका है। और इसी के साथ उसमें उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी थी जैसे कि होतारू की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसमें लिखा था कि उन्हें पुराने एंथोलॉजी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, वो सभी उन्हें केबिन वाले लॉकर के अंदर मिलेगी जो कि उनके क्लब रूम में है और वो वाला लॉकर लॉक नहीं है तो वो लोग उसे आसानी से खोल सकते हैं, जिसे पढ़कर होतारू बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि अब उसे एंथोलॉजी को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगले दिन वो क्लब के अंदर जाता है और वह देखता है कि उनके क्लब को अब इबारा ने भी जॉय कर लिया है और होतारू उन्हें अपने बहन के लेटर के बारे में कहता है, जिसे सुनते ही वो सभी लोग खुश होकर वहाँ पर लॉकर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो लॉकर उन्हें नहीं मिलता तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो लॉकर गया तो गया कहाँ। तो होतारू कहता है कि हर सीजन क्लब रूम के क्लासरूम को चेंज किया जाता है, तो उनका क्लासरूम भी चेंज हुआ है। तो इबारा कहती है फिर तो हमें स्टाफ रूम के अंदर पूछना चाहिए, लेकिन होतारू मना करते हुए कहता है उसने पहले ही पूछ लिया कि वो क्लब आज के दिन पर बायोलॉजी रूम है।
तो ये बात सुनते ही ये दोनों वहां पर निकल जाती है। इन्हें देखकर होतारो कहता है कि ये दोनों शायद मुझे भूल गई और तभी एरू वहां पर वापस आकर उसे पकड़कर साथ में ले जाती है। जब वो सभी लोग बायोलॉजी क्लासरूम की ओर जा रहे तब इसी दौरान रास्ते में होत 2 छोटे छोटे सिगरेट के बॉक्स को नोटिस करता है। फिर आगे वहां पहुंचकर एरू दरवाजे को खोलती है पर वो दरवाजा बंद था तो वहां पर आवाज लगाती है। इसे सुनते ही एक लंबे बालों वाला लड़का वहां पर निकल आता है और वो वहां पर निकलते ही दरवाजे को एकदम से बंद कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो लोग इस टाइम पर इस लैब को अपने क्लब रूम की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन वो अकेला है क्योंकि यहाँ पर आज कोई भी उसका मेंबर नहीं आया। और वो लड़का उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो। और तभी होतारू नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से तो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। और तभी हेरू कहती है कि वो लिटरेसी क्लब की प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पर एक लॉकर को ढूंढने के लिए आई हुई है, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसने यहाँ पर किसी लॉकर को नहीं देखा। तो हरू उसे कहती है कि शायद वो कहीं अंदर पड़ा होगा। तो वो लड़का कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैंने इस रूम को लिया है, तो वो लोग वहां पर नहीं देख सकते। और यह सुनते ही होतारू वहां से जाने लगता है, लेकिन इबारा उसे रोकर कहती है कि अगर उन्हें ये लॉकर वहां पर नहीं मिला तो उन्हें पूरे के पूरे स्कूल के क्लब रूम में उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही वो वापस मुड़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इतनी सारी एनर्जी को इस काम में खर्च करे। और एरू उस लड़के से कहती है कि यह एक क्लासरूम है तो वो लोग इसे आराम से देख सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा बहुत सोचकर कहता है ठीक है वो लोग इसे देख सकते हैं पर उन्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। वहां पर होतारू नोटिस करता है कि टेबल पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं और वहां पर एक रेडियो भी था और वहां की सारी खिड़कियां भी खुली थी और फैन भी खिड़कियों की तरफ चल रहा था। और ये लोग वहां पर लॉकर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर वो लड़का बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। तभी एरू कहती है कि वो तो यहाँ पर भी नहीं है और यह सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा रिलीज फील करता है। पर तभी होतारू से पूछता है कि क्या उन लोगों ने पुरानी चीजों को कहीं पर रख दिया है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ वो कुछ पुराने कारपोर्ट को दूसरी जगह पर ले गए थे। और होतारू कहता है कि शायद उन्हें इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें जैसी तैसी पड़ी हुई है। जिसे सुनते ही वो लड़का गुस्सा होते हुए कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो होतारू उसे कहता है कि इसमें तो उसे कुछ भी नहीं करना। जिसे सुनते ही वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी चीजों को छुए। तो होतारू उन्हें कहता है कि वो लोग इसकी चीजों को दोबारा वापस वहीं पर रख देंगे। ये सुनते ही वो लड़का थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो गुस्सा होते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसे देखकर वो दोनों लड़कियां ज्यादा डर जाती है, पर होतारू उसे देखकर समझ गया था कि वो कुछ न कुछ छिपा रहा है और वो उस लड़के से कहता है वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर उसी लड़के के किसी एक क्लब मेंबर से वो लोग इस रूम को सेट करवाएंगे। और यह सुनते ही वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। और आगे होतारू कहता है कि उन्हें लाइब्रेरी में कुछ काम है तो उन्हें अभी जाना होगा, पर वो जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे और उन्हें तो बस वो एंथोलॉजी चाहिए, तो वो उसे मिले तो उनके क्लब रूम के अंदर रख के चला जाए। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा तो होता है पर वो कहता है ठीक है, वो उसे मिलेगी तो वो उसके क्लब रूम के अंदर रख देगा। तो होतारू उन दोनों लड़कियों को वहां से ले जाकर एक जगह पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अपने क्लब रूम के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि एंथोलॉजी तो उनके टेबल पर ही पड़ी हुई है। इसे देखकर इबारा होतार से पूछती है कि उसे आखिर कैसे पता चला कि वो एंथोलॉजी उसी लड़के के पास है। तो होतार उसे कहता है कि हाँ मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा, पर तुम्हें इस बात को किसी और से नहीं कहना होगा। तो इबारा भी इसके लिए मान जाती है। तो होतार उसे कहता है कि वहां जाने से पहले उसने रास्ते में 2 सिगरेट के बॉक्स को देखा था और वो लड़का जैसे ही आया तो उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को छुपाना चाहता था। और वो लोग जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि सभी खिड़कियां तो खुली हुई है और फैन भी खिड़की की तरह ही चल रहा था, जबकि वहां के टेबल के पास बहुत सारे कागज थे जो कि उड़ के खिड़की से बाहर जा सकते थे। तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसका मतलब तो यही था कि वो बस रूम से हवा को बाहर निकालना चाहता था। तो ओबारा कहती है कि तो फिर वो क्या वहां पर सिगरेट पी रहा था? तो होतारू कहता है कि हाँ वो वहां पर सिगरेट ही पी रहा था और जो हमने बाहर देखे थे वो सिगरेट के बॉक्स ही थे। और वो लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसे किसी ने स्कूल के अंदर सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और शायद उसने उस सिगरेट के बॉक्स को उसी बॉक्स के अंदर रखा था, इसीलिए वो हमें दिखाने के लिए डर रहा था। और इसी दौरान वहां पर सातोशी आ जाता है, लेकिन होतारू देखता है कि वहां पर एरू किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी और एरू उसे साइड में ले जाकर कहती है कि इस इंसिडेंट का नायु का, और वो उसे कहती है कि उसने इसी के बारे में उसके अंकल से पूछा था और उनके जवाब से वो डर गई थी। तो उसे सुनकर होतार भी रियलाइज करता है कि 45 साल पहले कुछ तो हुआ था। तो आगे होतारू उस इंसिडेंट को लेकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इसी की को जाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, पर बस वो हीरो बनके नहीं बल्कि एक लेजेंड बनकर सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना और उन सभी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तो इसीलिए उसे स्कूल की हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और तभी हीरो अपने सर को पकड़कर कहती है कि वो इस सच के बहुत करीब है, लेकिन वो बात आखिर उसके दिमाग में याद ही नहीं आ रही। और तभी होतारी देखता है कि यह तो सेकंड इंसिडेंट है, तो वो इबारा से पहला इंसिडेंट ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन इबारा उसे कहती है यहाँ पर तो पहला इंसिडेंट है ही नहीं। जिसे सुनकर एरू तो सैड हो जाती है। और फिर आगे ये सभी लोग इसी तरह से अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर होतारो एरू से कहता है कि उसे शायद सातोशी और इबारा से भी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो एरू उसे कहती है कि वो अपने प्रॉब्लम को ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। तो होतारो उसे पूछता है कि क्या फिर वो उन्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती? जिसे सुनते ही वो वहीं पर रुककर कहती है कि वो इसके बारे में कल उन्हें बता देगी। फिर अगले दिन एहरू इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है।
जिसे सुनकर साधु उसे कहता है कि अब तो वो लोग जानकर ही रहेंगे कि आखिर 45 साल पहले स्कूल के अंदर क्या हुआ था। तो इसीलिए सभी लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी एक थ्योरी बनाकर एरू के घर जाएंगे कि आखिर 45 साल पहले हुआ क्या था। फिर आगे होतारो हमेशा की तरह आलसी बनकर सातोशी का एक जगह पर वेट कर रहा था और तभी सातोशी उसे दूर से आवाज देता है, जिसके बाद यह अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वो दोनों एक शहर से एक गांव की ओर चले जाते हैं। जहां पर जाते ही होतारो सातोशी से पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल में एनर्जेटिक लाइफ जीने में मजा आता है। जिसे सुनकर सातोशी कहता है कि हाँ, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, पर फिर भी वो कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहता है। जिसे सुनकर होतारा सोचता है कि वो तो इन लोगों से बिल्कुल उल्टा है। वो तो किसी भी चीज में अपना मजा नहीं ढूंढता और उसे नए लोगों से मिलना भी पसंद नहीं। और इसी तरह से ये दोनों एरू के घर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छा था। आगे सातो से कहता है उसे तो लगा था कि कोई मेड आकर उन्हें यहाँ से अंदर ले जाएगी, और अंदर जाते ही ये दोनों मिलते हैं एरू से, जो कि उन दोनों को अपने एक गेस्ट रूम में ले जाती है। और वहां पर जाते जाते वो लोग नोटिस करते हैं कि एरू का घर काफी पुराना है। वो लोग जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर तो इबारा पहले से ही मौजूद थी, और फिर ये लोग भी वहां पर बैठ जाती है। और फाइनली एरू अपनी मीटिंग शुरू कर देती है और वो कहती है कि वो सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी थ्योरी को कहेंगे और बाकी लोग उसे सुनकर अपना अपना ओपिनियन देंगे। और इसमें सबसे पहले एरू अपनी थ्योरी बताती है, जिसमें कि वो उन सभी लोगों को एक नोट देकर कहती है, शायद 45 साल पहले जब स्कूल के अंदर स्कूल फेस्टिवल चल रहा था, तब उसके अंदर कुछ गुंडे बदमाश घुस आए थे और फिर वो लोग सभी लोगों से पैसे लेने लगे होंगे, जिसे देखकर उनके अंकल ने बाकी सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया और इसमें उन्होंने कुछ गुंडों को मारा था। इसी वजह से टीचर ने शायद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, और यह कहने के साथ ही वो अपनी थ्योरी को खत्म कर देती है। जिसे सुनकर ये लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल 40 साल बाद शुरू हुए थे। और दूसरा रीजन ये है कि उनका स्कूल उन्हें इस फेस्टिवल के अंदर कोई भी दुकान खोलने नहीं देता था, जहां स्कूल के अंदर कोई बच्चा पैसे कमा सके, ताकि कोई भी स्टूडेंट के सर पर पैसा असर न करे। तो अगर उनके टाइम पर ऐसा कोई दुकान वहां पर था ही नहीं, तो भला कौन वहां पर उनसे पैसे लेने के लिए आएगा। और उनकी बात सुनकर एरू कहती है कि उनकी बात में पॉइंट तो है। और तभी सातोशी और इबारा कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठे बैठे थक गए हैं, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन काफी अच्छा है। तो फिर यह सभी लोग बाहर जाते हैं, जहां पर इबारा अपनी थ्योरी को बताती है। 45 साल पहले उनके स्कूल ने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो लोग स्कूल को अपने कंट्रोल में लेकर वहां के सभी स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके उन्हें फौजी में भर्ती करवाना चाहते थे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए स्कूल के सारे टीचर और स्टूडेंट एक साथ होकर उनके अगेंस्ट चले गए, जिसमें शायद इसी की जो कि एरू का अंकल था वह इसमें मेन लीडर था। और जब गवर्नमेंट ने उसे ये करते हुए देखा, तो शायद गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसे सुनकर साधु ही कहता है ऐसा हो सकता है, पर फिर भी इस थ्योरी में कुछ अभी भी क्लू सूट रहे हैं। और वो कहता है कि अब उसे काफी भूख लग रही है। तो फिर यह सभी लोग किचन में जाते हैं, जहां पर एरो उन सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। और यह सभी लोग एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। और इस बार सासी अपनी थ्योरी को बताता है, जिसके हिसाब से 45 साल पहले गवर्नमेंट और स्कूल की लड़ाई नहीं हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट काफी खुश थी। और ऐसा नहीं हुआ होगा तो लड़ाई शायद स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच ही हुई होगी, जिसमें कि शायद टीचर स्टूडेंट को स्कूल फेस्टिवल पर ज्यादा ध्यान न लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रहे होंगे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट टीचर पर गुस्सा हो गए हो कि ने किसी टीचर को पनिश कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसे शायद स्कूल से निकाल दिया होगा। तो हो उसे कहता है ऐसा हुआ होगा, तो वो लोग शायद उसे जुलाई में ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसी महीने के अंदर स्कूल फेस्टिवल होता है। लेकिन उसके अंकल को तो अक्टूबर में निकाला गया था। तो इबारो उसे कहती है कि इसके अलावा उनके पास और कोई भी थ्योरी नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग होतारो की ओर देखते हैं, तो होतारो उन सभी लोगों से कहता है कि उसने जो भी थ्योरी बनाई थी उसे तो उन सभी लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन सादो से उसे अपनी थ्योरी बताने के लिए फोर्स करता है। जिसकी वजह से होतारो खड़े होकर बाथरूम का रास्ता एरू से पूछता है, और बाथरूम की ओर जाते वक्त वो एक रूम को देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह शायद एरू का ही कमरा है। और वह उस रूम को देखकर एरू के लिए थोड़ा बुरा फील करने लगता है, क्योंकि एरू इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसने एरू के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वह बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि क्या वह इसके बारे में कोई थ्योरी बना सकता है, जिससे कि वह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। मतलब इसने अभी तक अपनी थ्योरी को नहीं बनाया, और कुछ सोचने के बाद वह सभी लोगों के पास आता है और वहां पर आते ही कुछ पॉइंट को बताता है। पहला, उन्हें पता है कि एरू के अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था और लड़ाई शायद जून में हुई थी, और इन दोनों चीज के बीच में बहुत सारे महीने आते हैं। सेकंड, लड़ाई स्कूल के अंदर ही हुआ था, यानी कि जो लड़ाई हुई थी वह टीचर स्टूडेंट के बीच में ही थी, और यह शायद इसीलिए हुआ क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कुछ छीनना चाहते थे, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था। और वो लोग ध्यान से सोचे तो स्टूडेंट को हाई स्कूल के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, और वो है स्कूल फेस्टिवल, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर हर एक स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी को बिंदास होकर कर सकता है। और शायद यही वजह है उस लड़ाई की। और उन्हें ये भी बात पता है कि पहले स्कूल फेस्टिवल के अंदर 5 दिन हुआ करते थे और अभी बस 3 दिन होते हैं, तो शायद उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। मतलब टीचर स्कूल फेस्टिवल के दिनों को कम करना चाहते थे, इस वजह से वह सभी स्टूडेंट गुस्सा हो गए थे और सभी स्टूडेंट मिलकर इसके खिलाफ
खिलाफ आवाज उठाने लगे और फाइनली उन्होंने शायद इसके बारे में टीचर के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसमें कि टीचर वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, और इसी की भी शायद उन सभी में से एक था जो कि शायद उन सभी स्टूडेंट को लीड करता था, और यह चीज करते हुए टीचर ने उन्हें देख लिया ताकि वह आगे चलकर ऐसा कुछ दोबारा ना कर पाए। इसीलिए सभी टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वह लोग उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो लोग शायद उसे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऐसा किया तो सारे स्टूडेंट शायद फिर से भड़क जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मामले को थोड़ा ठंडा होने का वेट किया और अक्टूबर मंथ के अंदर किसी छोटी सी गलती की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, और वो शायद स्कूल से किसी हीरो की तरह बाहर निकला। इसीलिए इंसिडेंट नंबर 2 में उसे हीरो की तरह दिखाया गया था। एरू उसे सुनकर सैड होकर कहती है कि फाइनली उसे अब पता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, और सातोशी और इबारा के पास भी होतारो की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं बचते। लेकिन एरू इससे सेटिस्फाई नहीं। एरू होतारो से पूछती है कि अगर भला वो स्कूल से हीरो बनकर बाहर निकला था तो जब उसके अंकल ने उसको जवाब दिया था तो वह इतनी रोई क्यों थी, और इसका जवाब तो होतारू के पास भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे थैंक्स कहती है कि आखिरकार यह मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जिसके बाद ये दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं, जहां पर एरू होतारू को एक छाता देती है क्योंकि बाहर की ओर बारिश हो रही थी, और फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। और तभी सातोशी होतारू से कहता है उसने बहुत दिनों बाद उसे किसी चीज पर इतना एफर्ट लगाते हुए देखा है, तो क्या ये सब भेरू की वजह से है? तो होतारू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को उनकी तरह जीने की कोशिश कर रहा है। आगे वह कहता है कि जब भी वह उन तीनों को देखता है तो उसे उनके लिए कुछ करने का मन होता है। तो सातोशी उसे कहता है मतलब हमारी तरह खुश होकर जीना बुरा नहीं है ना? तो होतारू उसे कहता है कि हाँ शायद ये हो सकता है, और यह कहते ही ये दोनों साइकिल चलाकर वहां से जाने लगते हैं। होतारो एरू के घर से आने के बाद अपनी उस थ्योरी को सोचने लगता है, और वो वहां पर उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार एरू से मिला था, और उसने जो भी उसके साथ बिताए टाइम को याद करता है। वो सभी चीजें उसकी लाइफ की सबसे कलरफुल मोमेंट थी। तभी वह सोचता है कि हीरो के अंकल सिक्की के लिए भी उसका लाइफ ऐसा था, और तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि वह दूसरी कंट्री में जाकर बहुत मजे कर रही है, और वह उसे पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। तो होतारू उसे कहता है वो लोग एक एंथोलॉजी बनाने के लिए कुछ चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसे सुनकर उसकी बहन कहती है कि क्या उस काइंड हॉट हीरो का दुखद घटना अभी तक चल रहा है, जिसे सुनकर होतारू समझ नहीं पाता था क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वह तो एक लेजेंड की तरह स्कूल से बाहर निकल गया था, तो आखिर यह भला कैसे कोई दुखद घटना हो सकती है? जिसे सुनकर होतारू अपनी बहन से इसके बारे में और चीजें पूछने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन बाय कहकर फोन को काट देती है, और वह अपने रूम में बैठकर अपने उस कागज में लिखी गई थ्योरी को देखने लगता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि उसका थ्योरी अभी भी पूरा नहीं है। और होतार वहां पर रियलाइज करता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के लिए हाई स्कूल की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन सिग्गी को स्कूल खत्म होने से पहले ही निकाल दिया था। तो क्या वह इस सेक्रीफाइस से खुश था? और यही इंसिडेंट बनाता है कि यह एक हैप्पी कहानी नहीं बल्कि एक दुखद घटना है। और फिर अगले दिन वह एक क्लब के अंदर एक मीटिंग बुलाता है, और वह वहां जाते ही देखता है कि बाकी सब वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इबारा उसे पूछता है कि उसने भला यहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया? तो वो उसे कहता है कि वो अपनी थ्योरी में किसी एक मिस्टीरियस पार्ट को भूल रहा है। तो एरो भी उसे कहती है कि उसे भी लग रहा था कि उसकी थ्योरी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। होतारू उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन वह इस पूरी स्टोरी को पता लगा कर ही आएंगे। तो साधु से उसे पूछता है कि क्या उसकी थ्योरी गलत है? होतार उसे कहता है कि नहीं, पर जरूर उनसे कोई चीज छूट गई है, जिसकी वजह से पूरा स्टोरी गलत डायरेक्शन में चला गया। तो वो उन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें सैक्रिफाइस शब्दों को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस शब्दों को एक प्राउडली मोमेंट के लिए किया जाता है, पर इसे हम सैड मोमेंट के लिए भी याद कर सकते हैं। तो साधोसी उसे कहता है कि इस स्टोरी को देखकर ये बताना मुश्किल है कि राइटर ने इसे किस तरह से लिखा है, और इस चीज को जानने के लिए उन्हें राइटर से ही पूछना पड़ेगा। इस पर होतारू कहता है कि आज वो यही करेंगे। तो साधोसी उसे सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या वो ऑथर को जानता है? तो होतार उसे कहता है कि उसने थोड़ा रिसर्च करके ऑथर के नाम को निकाल लिया है, और वह एक कागज को इबारा को देखकर कहता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जिसे देखकर इबारा हैरान होकर कहती है कि इस कहानी का राइटर और कोई निबर की लाइब्रेरियन है। साधु से उसे पूछता है कि क्या सच में वो श्योर है कि वो लाइब्रेरियन ही है, क्योंकि सेम नाम के लोग और भी हो सकते हैं। तो होतारू कहता है कि हाँ, इसके लिए उसने कुछ कैलकुलेशन की है, और उसकी उम्र के हिसाब से वो घटना से मिलती जुलती है, जिसमें कि वो घटना 45 साल पहले की है, और वो भी उस टाइम के अंदर इस लिटरेसी क्लब की मेंबर। तो वह वहां से जल्दी से निकलकर उन्हें कहता है कि उसने पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी है, और बाकी सब भी अपने सामान को जल्दी से लेकर लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और वहां पर जाते हुए वह देखते हैं कि लाइब्रेरियन तो अभी भी सभी किताब को अपनी जगह पर रख रही थी। तो वो उनसे कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा काम है, तो इबारे इसमें उसकी हेल्प करती है। तभी होतारो आगे आकर उसे ह्यूका के बारे में पूछता है कि क्या ये कहानी उसने लिखी थी। तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि हाँ, ये कहानी उसने ही लिखी थी, और उसे ये भी पता है कि वह लोग यहाँ पर 45 साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें भला इस चीज में किस तरह का इंटरेस्ट है। तो एरू जवाब देते हैं कि सी असल में उसके अंकल है, जिसे सुनकर लाइब्रेरियन थोड़ी सी सरप्राइज होकर उससे उसकी हालत पूछती है। एरू उसे कहती है कि उसके अंकल 7 साल पहले इंडिया में जाकर कहीं मिसिंग हो गए, जिसके बाद वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर 45 साल पहले क्या हुआ था, क्या होतारो की थियरी करेक्ट है।
तो लाइब्रेरियन उन सभी लोगों को इस थ्योरी के बारे में पूछती है, तो सातोशी उसे कहता है कि उन सभी लोगों ने मिलकर थ्योरी बनाए थे कि 41 साल पहले क्या हुआ था, जिसे सुनकर लाइब्रेरी इसमें इंटरेस्ट लेकर सभी लोगों को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है और वह सभी लोग वहां पर बैठते हैं और इसी दौरान वो होतारू के बनाए हुए नोट को देखकर इंप्रेस होकर कहती है कि क्या ये सब उसने एंथोलॉजी को देखकर ही बनाया है, क्योंकि इसकी लिखावट ऐसी है कि वो खुद इस टाइम में वहां पर था। उसकी थ्योरी हर चीज में सही है, लेकिन होतारो अभी भी मानता है कि उसकी थ्योरी में अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है और इसी वजह से होतारो जानना चाहता है कि क्या सी ने सच में स्टूडेंट के लिए सेक्रीफाइस किया था या फिर स्कूल वालों ने उसके साथ कुछ किया था, जिसे सुनकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा निराश होकर कहती है उस टाइम में उसने पहली बार हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था और उसी समय पर स्कूल फेस्टिवल बहुत बड़ा हुआ करता था और उनके साथ शहर के सारे लोग स्टूडेंट के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। वो टाइम एकदम ही अलग था और यह टाइम हाई स्कूल के किसी भी स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक था, लेकिन उसी साल स्कूल के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो स्कूल फेस्टिवल को 5 दिन से 2 दिन का कर देंगे और इसी के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी ले आया था और यह बात सुनकर वहां के सारे स्टूडेंट इससे गुस्सा हो गए थे, तो इसलिए सभी स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट जाने का फैसला किया। लेकिन ये करने के लिए स्टूडेंट को इसके पीछे एक चेहरा चाहिए था जो इसे लीड कर सके और यह सभी लोग ये चीज भी जानते थे कि यह सब खत्म होने के बाद स्कूल उस लीडर को निकाल देगा और इस लड़ाई में उन सभी लोगों ने अपने लीडर को छिपा कर रखा, जिसकी वजह से इसका सारा ब्लेम सी पर चला गया। लाइब्रेरियन के हिसाब से अंकल बहुत ही शांत स्वभाव के और उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था और टीचर और स्टूडेंट की ओर बड़ी होती रही, लेकिन आखिरकार लास्ट में टीचर को उन लोगों की बातों को मानना ही पड़ा। लेकिन जब सभी स्टूडेंट इसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड के अंदर बम फायर जलाने लग जाए तभी आग जाके स्कूल की एक पुरानी बिल्डिंग को लग जाती है, जिसकी वजह से वह पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसे देखकर पुलिस भी इस केस में जॉइन हो गई थी। तो इसलिए टीचर को एक एग्जाम्पल देने के लिए सिकुल को भी मेन लीडर करके स्कूल से निकाल दिया गया और जब उसे निकाला गया तब एक भी स्टूडेंट उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया और वो लाइब्रेरियन भी उसे निकालते हुए बस देखती रही। यह कोई हीरो वाला काम नहीं था, पर फिर भी यह सब होने के बाद भी सिक्की ने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा। उसके बाद लाइब्रेरियन उन सभी लोगों से कहती है कि यही सारी कहानी थी और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग और कुछ जानना चाहते हो, और तभी एरू खड़े होकर उसे इश्यू नंबर 2 के बारे में ह्यूका का नाम पूछती है, तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि ह्यूका नाम उसके अंकल ने ही चॉइस किया था और उसे भी इसका पता नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, और तभी होतारो रियलाइज करते हुए कहता है कि क्या वो लोग ये देख नहीं पा रहे, ये बस एक रोल प्ले है। और यह बात सुनकर वो सभी लोग एक एक करके उसकी तरफ देखकर यह सारी चीजों को रियलाइज करने लगते हैं, लेकिन एरू उसमें फिर भी समझ नहीं पाती, तो वह पूछती है आखिर इसका मतलब क्या है। तो होतारो उसे एक पेपर में लिखकर दिखाता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि आखिर वह क्या था और तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शोका का इंग्लिश मतलब देखें तो आइसक्रीम है। सकी ने जानबूझ के इस नाम को सिलेक्ट किया क्योंकि वो इस वर्ड में अपनी फीलिंग को छिपाना चाहता था, जिसका मतलब था आइसक्रीम यानी कि जोर से चिल्लाना। उसने चिल्लाकर कहना चाहा कि उसने इस प्रोटेस्ट को शुरू नहीं किया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन सभी स्टूडेंट के खिलाफ लड़ना चाहता था जो उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। और तभी हीरो कहती है कि आखिरकार उसे याद आ गया कि उस टाइम पर उसके अंकल ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि इसी टाइम में जो अपने दोस्तों से रोकर हेल्प मांगेगा तब वह तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, वह तो बस तुम्हें जिंदा निकलते हुए देखेंगे, जहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते बस चिल्लाने के अलावा। तो फिर इसी तरह से अगले दिन ये सभी लोग स्कूल के क्लब रूम में मिलते हैं, जहां पर इबारा ने एंथोलॉजी के नोटबोर्ड को बना लिया था, जिसे देखकर इरू तो काफी इंप्रेस थी, पर होतारो वहां पर कंप्लेन करता है कि वो भला आखिर सिकाकी की स्टोरी को लिखने का इंचार्ज क्यों है। तो ये सब लोग कहते हैं कि उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है तो उसे ही लिखना पड़ेगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद होतारो एरू के साथ घर जाने लगता है। तब वहां पर एरू कहती है कि ये देखकर वो सरप्राइज है कि लिखने का काम को उसने एक्सेप्ट किया। तो होतारो उसे कहता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था बल्कि उसे जबरदस्ती करवाया गया है। और वो एरू को देखकर पूछता है कि वो भला आखिर इबारा और सातोशी की हेल्प लेने के लिए क्यों मांग गई। वो जवाब देती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहती है, तो इसीलिए वो अपने पास्ट को अपने आप पर कंट्रोल होने नहीं देगी है। और हीरो होतारू को आखिरकार हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए मना ही लेती है। तो फिर इसीलिए ये सभी लोग बस में बैठकर उस जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है होतारू ज्यादा ट्रेवल नहीं करता, तो जब तक वो स्टेशन नहीं पहुंच जाते तब तक होतारू की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वहां जाते ही इबारा उनसे कहती है कि यहाँ पर उनके रिश्तेदार रहते हैं जो कि एक होटल चलाते हैं और वो उन्हें उनके होटल में फ्री में रहने देंगे क्योंकि उनके होटल में कुछ काम चल रहा है। तो इसीलिए वो लोग होटल किसी को रहने पर नहीं देते और फिर यह सभी लोग एक वेन में बैठकर उस होटल के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही इबारा उन सभी लोगों को अपनी 2 कजिन सिस्टर रे और माया से मिलवाती है। फिर वो लोग उन्हें अपने अपने कमरे की ओर ले जाते हैं, जहां पर जाते ही सातोशी तो बाहर का नजारा देखने लगता है और उस नजारे को देखकर होतारो भी कहता है कि हाँ ये सच में काफी अच्छा है। तभी इसी दौरान इबारा उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है, तो इसीलिए आगे ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर आगे वहां से होतारो अपने कमरे में आकर देखता है कि सातोशी वहां पर नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो हॉट स्प्रिंग में चला गया है ताकि वहां से वापस आकर वो अच्छे से टीवी देख सके। अब होतारो वहां पर अकेला ही था तो इसीलिए वो भी बोर हो रहा था, तो वह भी अपने बैग को लेकर बाहर आ जाता है, जहां पर उसे एरो मिलती है क्योंकि एरो भी उसी की तरह हॉट स्प्रिंग में जा रही है। तो इसीलिए आगे ये दोनों एक साथ चलने लगते हैं। इसी दौरान एरो होतारो से कहती है कि इबारो उसकी कजिन के साथ खेल रही है,
तो इसीलिए वो नहीं आ सकती। फिर आगे ये दोनों अलग अलग हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं, जहां पर जाते ही होतारू अपने दोस्त सातोशी से मिलता है और वहां पर हॉट स्प्रिंग में उतरकर कुछ देर उसके साथ बातें करने के बाद होतारू का दिमाग एकदम से ही चकराने लगता है। तो इसीलिए सातोशी उसे वहां से निकालकर अपने कमरे में ले आता है और उसकी हालत खराब होने की वजह से सातोशी और एबार उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर सोने देते हैं। कुछ देर बाद इरू उसके पास आकर उसकी हालत पूछती है, तो होतारू थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि उसे अब अच्छा लग रहा है, जिसे सुनकर इरू उसे कहती है कि वो लोग एक कमरे के अंदर कुछ भूतों की कहानियों को डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा अच्छा फील करता है तो वो उन्हें जॉय कर सकता है। और यह कहने के साथ वो वहां से चली जाती है और वो रूम होतारू के रूम के बगल में ही था, तो वहां से कुछ आवाज आने लगती है जिसे कि होतारू भी सुनने लगता है कि बहुत सालों पहले उनके होटल में एक गेस्ट आया था जिसने कि रूम नंबर 7 को बुक किया और उसने अपने पेमेंट एडवांस में देकर कुछ दिन वहां पर रहा था। वो उन दिनों में कभी भी लंच पर नहीं आया और स्टाफ से भी उन्हें अपने रूम में आने के लिए मना किया था। फिर एक रात उन्हें वहां से एक चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वो जो आदमी था उसने सुसाइड कर लिया था। फिर आगे उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने एक कंपनी से बहुत सारा उधार लिया था और क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया और इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली। और इस घटना के बाद जो भी उस कमरे में रहा उसने सीलिंग के ऊपर किसी न किसी को लटका हुआ देखा और एक इंसान तो उसी टाइम पर बीमार होकर उसी रूम के अंदर मर गया था। और जब ये सारी बात उनकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने एक बाबा जी को बुलाकर उस बुरी आत्मा को वहां से निकाल दिया और उसी बिल्डिंग के सामने एक नई बिल्डिंग को खड़ा कर दिया और इसी तरह से अब उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता। इसे सुनकर होतारू उठकर उस बिल्डिंग को देखता है जहां पर कि वह इंसान मरा था और वह अपने सामने की खिड़की को बंद कर देता है क्योंकि वह थोड़ा बहुत डर चुका था। और इसी दौरान वह वहां से किसी को जाते हुए देखता है, लेकिन वो उस इंसान पर ज्यादा ध्यान न देकर वापस सो जाता है। अब अगले दिन होतारू जागते ही एक अच्छे व्यू को देखता है, लेकिन वो इन सारी चीजों को ज्यादा महसूस नहीं करता। फिर वह वहां पर उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है, जहां पर इबारा किसी चीज से काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो इबारा उसे कहती है कल रात के 12 बजे के आसपास वो उठ के सामने की खिड़की को बंद करने गई थी। तब इसी दौरान सामने की बिल्डिंग में रूम नंबर 7 के अंदर उसने किसी को लटके हुए देखा। फिर आगे ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तब वे उसका मजाक बनाकर कहती है कि उसने किसी बुरे सपने को देखा होगा क्योंकि वो लोग कल रात भूत के बारे में ही बातें कर रहे थे। लेकिन इबारा कहती है कि नहीं, उसने उस चीज को अपनी आंखों से देखी थी। इस बात पर उसको पूरा यकीन है, तो इसीलिए माया उसकी बात को सुनकर कहती है कि उसके फादर ने उसे कहा था ये स्टोरी वो किसी और को ना कहे। लेकिन रे उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आगे यह एक मिस्ट्री बन चुकी थी, तो इरो होतारू की तरफ आकर उसे कहती है कि उसे इसके बारे में क्या लगता है। तो होतारू उसे जवाब देता है कि यह शायद उसकी बस इमेजिनेशन थी। तो इसीलिए इरो होतारू को जवाब देते हुए कहती है कि यह नहीं हो सकता क्योंकि इबारा उसे देखकर डर गई थी, तो वो भी वहां पर जगी हुई थी और उसने भी वो चीज देखी थी। लेकिन फिर भी होतारू इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उसे कहता है कि शायद उन्होंने किसी और चीज को देखकर उसे कुछ और ही समझ लिया होगा। ये सुनकर इबारा थोड़ा सा अबेरिस होकर कहती है कि वो अगर उनकी आंखों का धोखा है तो फिर आखिर वो चीज क्या थी। ये बात सुनते हीरो भी थोड़ा क्यूरियस होकर ओतारू को वो वाली मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कहती है। फिर आगे वो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं जहां पर वो थोड़ी उसे पूछताछ करता है और इसी तरह से वो दोनों वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस रूम के अंदर जाएंगे। और हीरो वहां पर माया से पूछती है कि क्या वो उसे वहां पर ले जाएगी। इसे देखकर माया थोड़ी सी परेशान होकर कहती है कि वह उन्हें वहां नहीं ले जाएगी और यह कहते ही वह वहां से भाग जाती है। इसीलिए वो दोनों ही वहां जाने का डिसाइड करते हैं। और इसी तरह से जब वो लोग उस रूम के पास पहुंच जाते हैं तभी होतारू थोड़ा रियलाइज करता है कि कल रात बारिश आई थी और वो वहां पर और कुछ कर पाते उससे पहले ही माया आकर उन्हें लंच के लिए बुला लेती है। लंच खत्म होने के बाद ही रे एक इमोना पहनकर वहां पर आती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद है। इसी दौरान होतारू रियलाइज करता है कि यू पीछे से देख रहा है, लेकिन वो उस चीज को ध्यान ना देकर इरो के साथ आगे हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो होतारू सातोशी मिलता है। सातोशी उसे कहता है कि कल रात ड्रम बहुत जोर से बज रहे थे और इस बात को सुनते ही होतारू थोड़ा शॉक होकर सातोशी से कहता है कि क्या कल रात कोई समर फेस्टिवल था। सातोशी उसे कहता है हाँ, और यह सुनने के बाद वो हीरो से मिलकर कहता है कि उन्होंने कल रात जो किसी चीज को लटका हुआ देखा था वो कोई भूत नहीं पर एक चिमुना था जिसे कि वहां पर सुखाने के लिए रखा था। और यह सुनकर इरो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, तो होतारू उसे अच्छे से समझाता है क्योंकि रे अपने सामान को माया को छूने नहीं देती, तो इसीलिए माया ने उसे बगैर ही उसके किमोनो को पहनकर अलरा के फेस्टिवल में चली गई होगी। तभी वहां पर बारिश आ गई थी तो इसीलिए वो वहां से चली आई थी, लेकिन कि वो किमोनो पूरी तरह से भीग गई थी, तो इसीलिए माया ने उसे सुखाने के लिए रूम नंबर 7 में आकर लटका दिया था क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वहां पर कोई नहीं जाता। और इसी तरह से ओतारू की हमेशा की तरह थरी एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन उसे सुनकर इरू थोड़ा सा सैड होकर कहती है कि वो दोनों तो बहन है ना, तो उन्हें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन वहां पर अपने सामने सनसेट के टाइम पर वो दोनों बहनें तो एक दूसरे की मदद करती है, जिसे देखकर इरू खुश होकर उनकी तरफ दौड़कर चली जाती है। तो होतारू अपने मन में सोचता है कि ये दोनों चीजें हो सकती है। अब उनका समर वेकेशन खत्म होने के बाद ये सभी लोग अपने स्कूल में आ जाते हैं। जब सातोशी और होतारू अपने क्लब में पहुंच जाते हैं तब इबारा उन्हें लेट होने के लिए डांटती है और वहां पर होतारू एरो के बारे में पूछता है, तो इबारा उसे कहती है कि वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। और तभी वहां पर एरो एकदम से आकर एक्साइटेड होकर उनसे कहती है कि उसने एक फिल्म के बारे में सुना है जो कि हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट ने रिकॉर्ड की है, तो उन्हें वह फिल्म देखने के लिए चलना होगा। फिर आगे रास्ते में इरून उनसे कहती है कि वह उनकी क्लब मेंबर को जानती है।
रूसी ने उन्हें ये फिल्म देखने के लिए बुलाया है ताकि उस फिल्म को देखकर वह सभी लोग अपने अपने ओपिनियन दे सके और उसकी यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है और इसी तरह से यह सभी लोग एक अंधेरे रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है सोको इर्जू और यह नाम सुनते ही सादोशी उसे पहचान जाता है। लेकिन वो लड़की सादोशी को पहचान नहीं पाती, तो फिर वहां पर इबारा एरू से चुपके से पूछती है कि वो आखिर उसे कैसे जानती है। तो हीरो उसे कहती है कि उसकी फैमिली और मेरी फैमिली काफी ज्यादा क्लोज है। तभी वो लड़की उन्हें कैसेट दिखाकर कहती है कि उन्हें ये फिल्म को देखकर अपने होनेस्ट ओपिनियन देने होंगे। तो फिर आगे ये सभी लोग उस फिल्म को देखने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पर होतारू उस लड़की से पूछता है कि वो भला उन्हें आखिर यह फिल्म क्यों दिखा रही है, और अगर हमें ये फिल्म पसंद नहीं आएंगे तो क्या वो लोग इसे दोबारा शूट करेंगे या फिर यह बस एक फ्री पब्लिसिटी है। तो हीरो उसे जवाब देती है कि दोनों ही बात गलत है, तुम्हें ये फिल्म देखकर इस बात के बारे में पता चल जाएगा। और वह वहां के सारे रूम के पर्दे को बंद करके उन्हें कहती है कि उन्होंने अभी तक फिल्म का टाइटल नहीं सुना। तो फिर आगे वो उन्हें हैप्पी हंटिंग देखकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये बात सुनकर होतारू कुछ समझ नहीं जाता, पर वहां पर फिल्म स्टार्ट हो जाती है। उस फिल्म के अंदर वो देखते हैं कि कुछ मैच्योर स्टूडेंट जंगल में जाते हैं। फिर वो लोग इसी तरह से कुछ देर चलकर एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि फ्लो के सामने बहुत सारे ग्लास पड़े हुए हैं। और तभी उन बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि रात होने से पहले उन सभी लोगों को एक एक रूम ढूंढना होगा। और इसी दौरान एक लड़की को उस बिल्डिंग की मैप मिल जाती है। तो इसीलिए उनमें से एक लड़का डिसाइड करता है कि वो सभी लोग अलग अलग होकर रूम को ढूंढेंगे। लेकिन एक लड़की कहती है कि यहाँ का सारे कमरे तो बंद होंगे। तो उस बात को सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि यहाँ पर कहीं तो चाबी होगी ही। तो फिर आगे ये लोग एक रूम में जाकर देखते हैं कि जहाँ पर उन्हें चाबियां मिलती है और वहां पर एक मास्टर पी भी होता है। लेकिन वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। फिर आगे वो लोग वहां से आकर सभी लोगों को अपने अपने कमरे की चाबियां दे देते हैं और इसीलिए वो सभी लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग अलग अलग होकर अच्छे कमरे की तलाश करेंगे। फिर आगे इसी तरह से ये सभी लोग अलग अलग होकर फिर से उसी जगह पर जमा होने लगते हैं। लेकिन वहां पर एक लड़का नहीं आता, तो इसीलिए वो सभी लोग वहां पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। लास्ट में उसे कमरा मिलता है जो कि लॉक है और तभी एक लड़की वहां से मास्टर की को ले आती है और वो लोग उसे खोलते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका पेन तो जमीन पर वहां पर पड़ा हुआ है जिसका कि एक हाथ ही नहीं है। और इस चीज को देखकर एक लड़का खिड़की को जाकर खोलने लगता है, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं होता। और तभी वो देखता है कि उस रूम से निकलने का दूसरा रास्ता भी है जो कि फिलहाल तो बंद है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस फिल्म को देखकर उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता। तभी वहां पर इर्जा आकर उनसे कहती है कि यह बस इतनी ही बनी है। इसे सुनकर होतारू से पूछता है कि वो भला इसे दिखाकर क्या चाहती है। तो वो लड़की होतारू से पूछती है कि वो बस जानना चाहती है कि वो उस ग्रुप में से उन्हें कौन खूनी लगता है। वो आगे उनसे कहती है कि वो इसके बारे में सब कुछ उन्हें बता देगी, पर पहले वो उनके पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती है। तो इबारा वहां पर कहती है कि वो अलग अनाड़ी लगते हैं। तो इरेजू कहती है कि हाँ, उसने सही कहा, पर फिल्म उनकी स्किल पर नहीं बल्कि स्टोरी पर बेस्ड है। और वो सभी लोग वहां पर उसे यूनिक लोकेशन में शूट करने के लिए गए थे। लेकिन समर ब्रेक के टाइम वो सभी लोग बस इतना ही शूट कर पाए। तो एरू से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम था। तो वो लड़की उसे जवाब देकर कहती है उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पूरी तरह से रेडी नहीं थी। इसको कि उसकी क्लब की एक लड़की ने लिखी थी जो कि मांगा लिखने में काफी माहिर है। लेकिन वो स्क्रिप्ट को यहीं तक खत्म कर पाई और उसके बाद वो बीमार हो गई। जिसे सुनकर होतारू कहती है कि क्या वो चाहती है कि बाकी की कहानी वो लोग लिखें। तो हर उनसे कहती है कि नहीं, बस वो उनसे अपने ओपिनियन जानना चाहती है कि उन्हें क्या लगता है कि मर्डर आखिर किसने किया होगा। क्योंकि उसे लगता है कि फिल्म को जिसने भी यहाँ तक देखा है वो उस फिल्म में से उस मर्डर को ढूंढ सकता है। जिसे सुनकर साधुई थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि क्या उनकी फिल्म में इतने क्लू हो गए कि वो उस मर्डर को ढूंढ पाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि उनकी राइटर साला कौन की स्टोरी से इंस्पायर थी और उसी की कहानी और रूल्स को फॉलो कर इस कहानी को लिखा था। जिसे सुनकर होतारू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सातोशी से पूछता है कि यह रूल एक अच्छी डिटेक्टिव मूवी थी। और तभी वो लड़की फिर से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है कि आखिर टोनी कौन होगा। जिसे सुनकर साधोशी और बाकी 3 लोग कहते हैं कि वो लोग इस डिटेक्टिव काम में अच्छी नहीं है, लेकिन उनके साथ एक बंदा है जो इस काम में माहिर है। और यह कहते हैं ये सभी लोग होतारी को और देखने लगते हैं। जिसे देखकर होतारू उस लड़की से पूछता है कि आखिर उसने भला ही अपने ओपिनियन देने के लिए क्यों बुलाया। तो वो लड़की उसे जवाब देती है कि वो एरू को जानती थी और उसने ह्यूका के बारे में भी सुना था, और जब उसके क्लब ने उसे इस फिल्म को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी तो उसे यह बात याद आई। तो इसीलिए उसने उनको बुलाया और वो आगे उनसे कहते हैं आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आगे वो वहां से चलने लगती है और इसी दौरान नीरू उसे पूछती है कि अब आगे इस फिल्म का क्या होगा। उन्होंने आखिरकार इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत की है तो क्या यह आखिरकार इसी तरह से चला जाएगा, और क्योंकि उनके राइटर अब बीमार है तो आगे की फिल्म का क्या होगा। और ये सारी चीजों को जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर होतारू से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहती है। होतारू उसे कहता है ठीक है, लेकिन वो लोग अगर इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद फेल हुए तो वो लोग क्या करेंगे। तो वहां पर इर्सु कहती है कि चलो वो लोग एक डील करते हैं। उन लोगों को यहाँ पर कोई डिटेक्टिव का काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो एक ऑब्जर्वर की तरह व्यवहार करेंगे और इरोजो ने जिन भी डिटेक्टिवों को हायर किया है उन्हें बस उनकी थ्योरीज को सुननी है और उसके ऊपर ही अपने ओपिनियन देने होंगे। तो होतारू इसे सुनकर थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचकर हाँ कर देता है।
फिर आगे जब ये लोग अपने अपने घर आने लगते हैं तभी रास्ते में सातो से कहता है कि इरोजो की फैमिली काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि अपना ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और लोग उन्हें इंपीरियर कहते हैं क्योंकि जो कोई भी उन्हें मिलता है वह उन्हें काम कराने के लिए मना ही लेते हैं। अब अगले दिन होदर स्कूल के लिए निकल रहा था, लेकिन इसी दौरान वो इरो से मिलता है तो फिर आगे ये दोनों एक साथ स्कूल में आकर उनके क्लब रूम के अंदर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि इबार और साधुई पहले से ही मौजूद थे और वहां पर एक लड़की इवा आती है जिसे कि इरोजी ने भेजा है। वो लड़की वहां पर आते ही उन सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहां पर जाते ही वो 3 अलग अलग स्टूडेंट से मिलते हैं जो कि उस फिल्म के डिटेक्टिव है और इन तीनों के पास अलग अलग थ्योरी है कि आखिरकार वो मिस्ट्री कैसे काम करेगी। तो इसीलिए बस उन्हें उनकी थ्योरी को सुनकर अपने ओपिनियन देने होंगे। तो इसीलिए वो सबसे पहले नाचोमी की थ्योरी को सुनने के लिए रेडी होता है और वहां पर इबारा नाचो से पूछती है कि उसे शूटिंग के बारे में क्या लगता है। वो कहता है कि वो जगह काफी दूर है, इसीलिए उन्हें वहां पर पहुंचने के लिए बहुत से घंटे लग गए। उस जगह पर कोई नहीं रहता और वो जगह उन्हें किसी और ने रिकमेंड की थी और वो उस होटल के मालिक को भी जानता है। तो फिर आगे इरो उनके राइटर की हालत के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा बीमार होती रहती है, इसी वजह से वो सिंग में भी नहीं आ पाए। तभी होतारो उस लड़के से राइटर की स्क्रिप्ट के ख्याल के बारे में पूछता है। इसे सुनते ही वह बंदा गुस्सा होकर उसे कहता है कि ऑफ कोर्स उसे अच्छा लगा। तो फिर आगे वो अपनी थ्योरी को बताने लगता है कि वो बंदा एक लॉक रूम में मरा था। इसे देखकर बस एक ही चीज हो सकती है कि क्यों खिड़की से आया था, लेकिन होतारो उसकी थ्योरी को सुनकर इतना खुश नहीं होता। तो वो सातोशी से उस रूम का मैप दिखाने के लिए कहता है और फिर वो सभी लोग डिस्कस करते हैं कि वो एक लॉक रूम था और रूम में जाने के 3 रास्ते थे, उनमें से 2 ब्लॉक थे तो बस एक ही रास्ता बचता है और वो है खिड़की। तो होतारो उस बंदे से पूछता है कि अगर वो मान भी ले कि वो बंदा खिड़की से आया था तो फिर वो उन सभी में से कौन था। और हमने फिल्म में देखा था कि जैसे ही एक लड़के ने खिड़की खोल के देखा था वहां पर घास काफी बड़ी थी, अगर वहां से कोई आ भी जाता तो वहां उसके पैरों के निशान जरूर होते। जिसे सुनते ही वो बंदा अपनी थ्योरी को डिफेंड करने के लिए कहता है कि राइटर उस जगह पर मई के महीने में गई थी, तब इसीलिए वहां के घास इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी शूटिंग के टाइम पर वो घास बड़ी हो गई थी और इस तरह से यह चीज कहकर वो वहां से निकल जाता है। जिसे सुनकर इरू होतार से पूछती है कि उसे इसके बारे में क्या लगता है, क्योंकि वह भी इस थ्योरी को सुनकर इतनी खुश नहीं है। तो होतारू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसकी थ्योरी में कुछ अभी भी लो फॉल्स है क्योंकि खूनी खिड़की से मारकर निकल नहीं जाएगा, वहां पर और भी खिड़कियां थी तो इसीलिए बाकी लोग उसे देख सकते थे। फिर वहां पर वही लड़की इवा आकर उनसे पूछती है कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। वो लोग उसे कहते हैं कि उन्होंने उस बंदे को रिजेक्ट कर लिया और फिर वहां पर होतारू उनके राइटर की स्क्रिप्ट को देखने के लिए मानता है। जिसे सुनकर इवा कहती है कि ठीक है वो उसे दिखा देगी, लेकिन उसे ढूंढने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा और इस टाइम के बीच में वो नंबर 2 के डिटेक्टिव की थ्योरी को सुन सकते हैं। वो बंदा वहां पर आते ही उनसे कहता है कि उनके राइटर ने वहां पढ़ी हुई किताबों से इंस्पिरेशन ली थी क्योंकि उसके पास कोई डिटेक्टिव स्टोरी लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था। जिसे सुनकर वो सभी लोग वहां की किताब को देखने लगते हैं। तभी एरू को एक पेपर मिलता है जिसके अंदर कुछ नोट लिखी गई है और इसी दौरान वो बंदा वहां का मैप निकाल के उन्हें कहता है कि मर्डरर ने ये प्लान नहीं किया था, उसे तो बस एक चांस मिला जिसने उसका पूरा फायदा उठा लिया क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा था कि सारे की को एक टेबल में रख दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी रूम में जा सकते थे। तो आखिर किलर बेरा उस रूम में कैसे घुस सकता है, और अगर कोई पसंद उसे लेने भी जाता है तो कोई ना कोई उसे देख ही लेता और वो वहां पर एक रस्सी निकाल कर कहता है कि एक बस यही रास्ता बच गया है और वो है खिड़की, क्योंकि सेकंड फ्लोर का बंदा एक माउंटेनर था, इसीलिए वो खिड़की से घुसकर उसे मारकर वहीं से वापस चला गया। उसकी थ्योरी को सुनकर होतारू थोड़ा बहुत सोचकर उसे पूछता है कि क्या उसने उस फिल्म को देखा है। तो वो लड़का उसे कहता है कि उसे उस फिल्म को देखने का चांस नहीं मिला। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन इबारो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी इरो उसे कहती है कि उसकी थ्योरी में कुछ अभी भी मिसिंग लग रहा है और वो इसके बारे में भी होतारो को पूछती है। तो होतारो जवाब देकर कहता है कि हाँ, क्योंकि जब एक बंदा उस खिड़की को खोलने गया था तो उसने बड़ी मुश्किल से उसे खोला था और अगर वो उस खिड़की को खोल भी लेता तो क्या वो बंदा उसके सामने बस देखता रहता। और तभी वहां पर आकर ईवा उनसे कहती है कि उसे उसकी थ्योरी कैसी लगी। तो होतारू उसे कहता है कि उन्होंने इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर ईवा आकर उन्हें वो स्क्रिप्ट देती है जिसे पढ़कर वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो एक और डिटेक्टिव सीना। और तभी वहां पर ईसा आवाज आती है और वह भी उन्हें अपनी थ्योरी सुनाने लगती है। वो अपनी थ्योरी में कहती है कि वहां 6 लोगों के अलावा भी एक इंसान और था और उसने उस लड़के को मारने के बाद वहां के सभी लोगों को लगभग मार ही दिया था, लेकिन आखिरकार लास्ट में एक लड़का और लड़की बच जाते हैं और दोनों मिलकर उसे मार गिरा दे। तो इसी तरह से यह मूवी यहीं पर खत्म। तो होद्दार उसे पूछता है कि वो रूम तो ब्लॉक है तो किलर आखिरकार वहां भला कैसे घुस सकता है। तो वो लड़की उसे जवाब देती है कि वो एक फैंटम था तो वो दीवार के आर पार जा सकता है, लेकिन उसे सुनकर इरो गुस्सा होकर कहती है कि उनके राइटर ने ये सोचकर इस स्क्रिप्ट को नहीं लिखा था। जिसे सुनकर इबारा भी इस बात के लिए एग्री करती है और तभी इरो को अचानक वहां पर नींद आ जाती है और आगे होतारो वहां पर कहता है कि उसकी थ्योरी उसे पसंद आए, लेकिन उसकी थ्योरी में भी सभी की थ्योरी की तरह ही फॉल्ट है क्योंकि राइटर ने ज्यादा ब्लड नहीं मांगी थी। तो इसका मतलब तो यही है कि वहां ज्यादा लोग नहीं मर सकते। और कुछ देर के बाद वहां पर ईवा आकर उनसे पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी थ्योरी को भी रिजेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीजों को खत्म कर वो सभी लोग घर आने लगते हैं। वहां से आते वक्त होतारो इरोज से मिलता है और इरोजो होतारो को देखकर उसे साइट में बुलाती है।
वैसे तो होतारो इर्जू के साथ पहले भी इस तरह से साइट पर गया है, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और तभी वहां पर इरोज उसे पूछती है कि उसके डिटेक्टिव की थ्योरी काम करी या नहीं, जिसे सुनकर होतारू कहता है नहीं। उसके बाद इरोज उसे पूछती है कि उनकी थ्योरी में आखिर क्या गलत है, और उसे सुनकर होतारू उनकी थ्योरी के बारे में लो फॉल बताता है जिसकी वजह से उनकी थ्योरी वहां पर काम नहीं करती। और फिर आगे इरोज उसे पूछते हैं कि आखिर उनकी थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया, तो होतारू उसे कहता है उसने ही उन सभी लोगों को रिजेक्ट किया था। तो फिर आगे इर्जू कहते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि उनकी थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो बस होतार की स्किल को देखने के लिए ये सब करी थी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उन्हें उनमें से किसी एक की स्टोरी को लेना पड़ता जो कि आगे चलकर जरूर फेल होता। तो इसलिए वो नहीं चाहती कि ऐसे फेलियर कामों में उसका नाम आए, इसलिए उसने इस काम के लिए होतारू को चुना। और जरा से लूजो ने होतारू के बारे में स्कूल में कुछ अफवाह सुनी थी, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो उनकी फिल्म का डिटेक्टिव उसे ही बनाएगी। फिर इसीलिए उसे टेस्ट करने के लिए ये सारा काम किया। को उस पर यकीन हो गया था कि होतारू एक स्पेशल इंसान है। ये बात सुनते ही होतारू वहां पर एकदम से हैरान हो जाता है। फिर आगे इरोज उसे रिक्वेस्ट कर कहती है कि वही है जो इस फिल्म को बजा सकता है। तो उसे सुनकर होतारू कहता है कि वो कोई जीनियस नहीं है, पर वो कभी कभार लकी होता है। इसे सुनते ही इरोज उसे कहानी सुनाती है कि स्पोर्ट्स क्लब में एक स्टूडेंट था, लेकिन वो चाहे जितनी मेहनत करे वो अपनी टीम के मेंबर का मुकाबला ही नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ एक प्लेयर है जो नेचुरली स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है, और वो उस मेहनत करने वाली लड़की से भी काफी ज्यादा अच्छी है, और उसे ज्यादा मेहनत न करने पर भी उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। और यह चीज को देखकर स्पेस आकर उसे पूछने लगते हैं कि उसका सीक्रेट क्या है। वो उन्हें जवाब देती है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि वो बस लकी है। और इस स्टोरी को सुनकर होतारू समझ जाता है कि वो उसी के बारे में कह रही है। वो आगे हरजू कहती है कि उसे यह चीज करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली ही टैलेंटेड है। ये बात सुनते ही होतारू थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह आखिरकार डिसाइड करता है कि वह इस काम में उन लोगों की मदद करेगा। और यही बात होतारू सातोशी से कहता है, पर सातोशी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि सातोशी को पहले से ही पता है कि होतारू इस काम में अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसी दौरान होतारू सास से पूछता है कि क्या उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है, तो उसे सुनकर सातोशी सीधा जवाब देता है कि नहीं, उसके अंदर कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। उसे सरल कहानी में इंटरेस्ट तो है, पर वो उसमें अच्छा नहीं है। लेकिन उसे इस बात पर यकीन है कि इबारा को अगर इसमें इंटरेस्ट आ जाए तो वह उसे कुछ ही महीनों में पार कर लेगी। उसे सभी चीजों में इंटरेस्ट तो है, पर वह किसी चीज में अच्छा नहीं है। फिर अगले दिन ये सभी लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन इबारा वहां पर कुछ चीज को देखकर हैरान हो जाती है, और वह वहां पर होतारू से कहती है कि क्या उसे हरजू ने शेड्यूल किए हैं। और आगे होतारू उसको एरू के बारे में पूछता है, तो इबारा उनसे कहती है कि उसने उसको कॉल किया था, लेकिन उसकी हालत कुछ खराब है। फिर इसके बाद ये तीनों मिलकर उस फिल्म को देखने लगते हैं, और उस फिल्म को खत्म करने के बाद कहते हैं कि उनका काम अभी भी अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा हुआ भी तो बस एक वो तुक्का था। तो उसे सुनकर होतारू उन्हें अपने अपने ओपिनियन देने के लिए कहता है। तो इबारा उसे कहती है इस वाले सीन के अंदर वो व्हाइट शॉट का यूज कर सकते थे, ताकि ऑडियंस को उस बिल्डिंग का अच्छा व्यू मिल सके। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा आकर सातोशी को जोर जबरदस्ती करके वहां से ले जाता है, क्योंकि उसे दूसरे क्लब में काम है, जिसे देखकर होतारू भी उसे ले जाने के लिए कहता है। लेकिन सातोशी वहां पर वापस आकर उन्हें एक नोक देता है। इसके बाद वही बंदा उसे फिर से पकड़कर वहां से ले जाता है। उसके जाने के बाद इबारी भी वहां पर कहती है कि उसे भी कुछ लाइब्रेरी में काम है, तो इसीलिए वो होतारू को वहां पर अकेले ही छोड़कर चली जाती है। रिबारा के जाने के बाद होतारू उस फिल्म को फिर से देखने लगता है, और फाइनली वो आखिरकार उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है। और कुछ देर के बाद इरोज वहां पर उनके क्लब में आकर कहती है कि क्या उसने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया, तो होतारू उसे कहता है कि हाँ। जिसे सुनकर इर्जू उसे अपनी थ्योरी बताने के लिए कहती है, तो होतारू उसे कहता है कि उस खिड़की को खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए मर्डर वहां से नहीं आ सकता था। इसीलिए जाने का बस एक ही रास्ता था, वो है दरवाजा। हालांकि दरवाजा वहां पर लॉक था, तो इसलिए किलर ने मास्टर की का यूज किया, क्योंकि उनमें से वही एक कैरेक्टर था, तो इसलिए वह भी उस मास्टर की को नहीं ले जा सकता। और अगर वह वहां पर खिड़की से नहीं जा सकते तो इसका मतलब वहां पर एक और कैरेक्टर था। तो इर्जू कहती है कि यह चीज तो साहू ने कही थी। तो होतारू कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, लेकिन जब उसने पहली बार उसकी थ्योरी को सुना था तो उसे लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसी दौरान उसने कहा था कि राइटर ने एक और कैरेक्टर को कास्ट करने का सोचा था, और यही एक चीज थी जिसे कि होतारू को इस थ्योरी के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर आगे वो अपने प्रूफ के लिए फिल्म की कुछ क्लिप को दिखाता है, और वह देखते हैं कि वहां पर कोई फ्लैशलाइट का यूज करता है, लेकिन उन लोगों के पास तो कोई भी फ्लैशलाइट नहीं थी। और अगर इतना काफी नहीं है तो ये देखो, क्योंकि उनकी फिल्म में कैमरा बहुत ही बेकार था, लेकिन ये चीज उसने शायद जानबूझ के की थी। फिर यह सभी लोग जब एक एक कमरा ढूंढने के लिए निकल गए थे, तब कैमरा एक ही जगह पर रहता है, और उसकी यह थ्योरी को सुनकर इर समझ जाती है कि वह 7 कैरेक्टर कैमरामैन ही था, क्योंकि जब थोड़ी देर सभी लोग उस रूम को चेक करने के लिए गए थे तब कैमरामैन ने कैमरे को बंद कर दिया था। और यह भी हो सकता है कि जब सभी लोग अपने अपने कमरे ढूंढने गए थे तब उसने उस मास्टर की को लेकर फोन कर वापस उसी जगह पर आ गया। और यह बात सुनते ही इर्जू उसकी थ्योरी को मान जाती है और उसे इस फिल्म को पूरा करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर आगे यूज होतारू को उस फिल्म का टाइटल पूछती है, जिसे सुनकर होतारू उसे कहता है ब्लाइंड स्पॉट फॉर ऑल। और आगे कुछ दिनों के बाद होतारू जब अपने क्लब रूम में आता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है। फिर सारे लोग उस फिल्म को देखने के लिए एवी रूम में चले गए हैं। फिर हम वहां पर देखते हैं कि उस फिल्म के बाकी पार्ट के अंदर वो सभी लोग कैमरामैन को खूनी की तरह पकड़ लेते हैं।
इसी तरह से वो मूवी खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर आगे होतारू के पास सभी लोग आकर उसे उसके काम के लिए थैंक्स कहते हैं, और इसी दौरान नीरू वहां पर आकर उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो ये बात उसे बाद में कह देगी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि होतारू को इबारा साइड में ले जाकर आकर कुछ कहने वाली थी, जिसे देखकर होतारू सोचने लगता है कि शायद वो उसे इम्प्रेस होकर प्रपोज करने वाली है। लेकिन इबारा वहां पर उसे कहती है कि एक डिटेल ने अपनी रस्सी को यूज करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तो इस मूवी में रस्सी का यूज ही नहीं किया। ये बात सुनते ही होतारू को कुछ याद आता है और उसे समझ आ गया था कि उसका तैयारी अभी भी पूरा नहीं है। तो इसी के साथ यह वाले पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि तुम्हें ये वाली स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूं तुम्हें एक और ऐसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।